यूट्यूब चैनल इनकॉग्निटो एजुकेशन में इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने प्रीवियस ईयर के यूपी पुलिस कांस्टेबल के, देखो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के हमने प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चंस लिए हैं और इनका हमने क्या बनाया है, एक प्रैक्टिस सेट बनाया है। ओके, और वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल इनकॉग्निटो एजुकेशन पर। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में हमने जो मैथ का पोर्सन है, मैथ और रीजनिंग का पोर्सन है, वो हमने सॉल्व कराने की जिम्मेदारी आप मेरी हमारी। ओके, तो हम देखो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करें तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि तीन संख्याओं में जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी दोगुनी है और तीसरी संख्या की आधी है, और उन तीनों संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 56 दिया गया है। तो क्रमांक संख्याओं का हमको वो संख्या बतानी कि संख्या क्या होगी। ओके, तो देखो इसमें हम सिंपल सा लॉजिक देखेंगे। क्या लॉजिक देखें, पहले हम तीन संख्या ले ली कि हमको संख्या किस कंडीशन में लेनी है। संख्या हमको इस कंडीशन में लेनी है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की दोगुनी रहे और तीसरी संख्या की आधी रहे। ठीक है, तो हम क्या बोले कि हमने तीन संख्या ले ली, मान ली ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, अगर हम बी की वैल्यू एक्स ले लें, बी की वैल्यू एक्स ले लें, तो इसमें क्या कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या में क्या रेशियो दिया गया है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो जब पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, जब ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना। जब पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तो जब दूसरी संख्या x है तो पहली कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब क्या आएगा, पहली और तीसरी का रेशियो देखें तो क्या कहता है, तथा वह तीसरी की आधी है। अब जो पहली संख्या है वो तीसरी की आधी है, मतलब जो 2x है ये आधे की वैल्यू है, तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब हमने तीनों संख्या ले ली। अब क्या बोल रहा है कि जो इनका एवरेज है वो कितना दिया गया है, इनका एवरेज 56 दिया गया है, हमने लिख लिया 56। एवरेज क्या होता है, इन तीनों संख्याओं का सम और डिवाइडेड बाई जितनी संख्याएं वो, तो डिवाइडेड बाई 3। अब 3 जब इधर से हटाएंगे तो हम इधर 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जब इनको ऐड करेंगे तो 2x और एक कितनी 3x, 3 और 4 कितने हो गए, 7x। ओके, तो 7x की वैल्यू हम कितनी बोल सकते हैं, 3 18 के 8। ओके, तो 5 15 और एक, तो 5 15 और एक 16 कितनी बोल सकते हैं, 7x की वैल्यू 168। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 चौके 28। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 24। हमको क्या बोला था, हमको क्रमागत संख्या पूछी थी, क्रमागत संख्याएं कितनी होगी। ओके, तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 24। x हमने क्या लिया था, बीच वाली संख्या ली थी। जब x बीच वाली संख्या है, हमने कहाँ लिख ली, x ये लिख ली बीच वाली संख्या। ठीक है, अब हम a की वैल्यू देखी तो कितनी है 2x, तो जब x की वैल्यू 24 है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब x की वैल्यू 24 है तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 मल्टीप्लाइड बाई 4। 24 मल्टीप्लाइड बाई 4, 24 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होता है, 24 का 96, तो कितनी हो गई 96। तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो कितनी आ गई कि जो पहली संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 48, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 24 और तीसरी कितनी हो जाएगी 96। ये ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ये सी ऑप्शन। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, वो अपनी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो एक रेलगाड़ी है। ओके, ये रेलगाड़ी किधर चल रही है, ये रेलगाड़ी इधर डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, और इसी डायरेक्शन में क्या है, एक आदमी है, ये भी है, ये भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ओके, जब दोनों हैं वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बताइए। ओके, तो देखो रेलगाड़ी की चाल आपको कितनी दी गई है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और ये जो आदमी है इसकी चाल कितनी दी गई है, 4 किलोमीटर, 4 km प्रति घंटा। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमको 40 में से 4 माइनस करना पड़ेगा। जब 40 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36। मतलब जो ट्रेन है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उस आदमी की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि 4 आदमी चल रहा है। तो अगर ट्रेन भी 40 चली और 4 आदमी चल लिया, मान लीजिए एक ही इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से ट्रेन चली 40 किलोमीटर, ठीक है, और आदमी भी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो आदमी यहाँ तक आ जाएगा। जब यहाँ तक आ जाएगा तो ट्रेन के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई, 40 में से ये 4 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आदमी भी तो यहाँ तक आ गया। तो ये बोल देंगे कितना, 36। तो यहाँ तक आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब क्या है, मीटर में दिया गया है और हमको टाइम ऑप्शंस देंगे तो ऑप्शंस में देखें तो सभी सेकंड में दिया गया है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो।
तो ये हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम 18/5 का, सॉरी 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। कितना करते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखो आप ये चीज 5/18 18/5 में अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो सबसे सिंपल तरीका ये है इसका कि 5/18 और 18/5। देखो 18/5, अगर हम 18/5 को कंपेयर करें तो क्या है, 18 बड़ी संख्या दिखाई देती है हमको, तो बड़ा आपको अगर मतलब मौखिक तरीके से देखें तो क्या है, किलोमीटर प्रति सेकंड बड़ा लगता है ना मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि किलोमीटर बड़े होते हैं मीटर छोटे होते हैं। तो जब किलोमीटर बड़े हैं तो बड़ी संख्या ऊपर होगी, ठीक है, और जब मीटर प्रति सेकंड छोटे मीटर छोटा होता है तो बड़ी जो छोटी संख्या ऊपर होगी। तो हमको किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में, मतलब छोटी संख्या ऊपर होगी। तो कितना, 5/18। ओके, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब जो ट्रेन है वो कितनी चल रही है, 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। कितना डिस्टेंस कवर करना है उसको, 300 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। जब उसको 300 मीटर डिस्टेंस कवर करना है 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, तो कितने सेकंड चलेगी वो, 30 सेकंड। आपका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है, यही ऑप्शन मिल जाता है आपका 30 सेकंड का। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि देखो 2 पाइप दिए गए हैं हमको, ए और बी। अब ये जो दोनों पाइप हैं वो एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर देते हैं। मतलब जो ए पाइप है वो एक टैंक को कितने मिनट में भर देता है, 20 मिनट में भर देता है, ठीक है। और वहीं जो बी पाइप है वो उसी टैंकों को कितने में भर देता है, 30 मिनट में भर देता है। अब वो बोल रहा है कि दोनों जो मिलकर अगर उसी टैंक को भरेंगे तो कितने मिनट में भर देंगे। जब हम ये बोलता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए 20 और बी है वो कितना है, 30। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ओके, जब 20 का 3 में डिवाइड करेंगे इनकी एफिशिएंसी निकाल रहे हैं हम। ओके, कि एक मिनट में ए है वो कितना यूनिट भर देगा और जो बी है वो 1 मिनट में कितना यूनिट भर देगा। तो ये 20 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3। इसको जब 20 से डिवाइड करेंगे ये कितना आ जाएगा, 2। तो देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 यूनिट। मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि जो ए है वो 1 मिनट में कितना, 3 यूनिट भर देगा, और जो बी है वो 1 मिनट में कितना भर देगा, 2 यूनिट भर देगा। हमको टोटल यूनिट कितनी भरनी है, 60 यूनिट भरनी है। तो ये टोटल 60 यूनिट भरनी है। 1 मिनट में ए भर रहा है 3 मीटर, वो सॉरी 1 मिनट में जो ए है वो 3 यूनिट भर रहा है और जो बी है वो 2 यूनिट भर रहा है। तो 1 मिनट में दोनों मिलाकर कितने यूनिट भर देंगे, 5 यूनिट भर देंगे। तो जब 1 मिनट में 5 यूनिट भर रहे हैं तो 60 यूनिट भरने के लिए कितना टाइम चाहिए, 12 यूनिट। तो राइट आंसर 12 यूनिट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 3x - y रेशियो x + 5y का रेशियो कितना दिया गया है। देखो अगर हम कोष्टक में बोलें तो क्या है कि 3x - y रेशियो x + 5y। ओके, इसका रेशियो हमको कितना दिया गया है, 5:7 दिया गया है। तो हमको x + y रेशियो x - y का रेशियो बताना है। ओके, तो हम एक बार को इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, कैसे, 3x - y अपॉन x + 5y। ओके, इक्वल टू 5/7। यहाँ तक लिख लिया। ये ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक लिखने में। जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम क्या करें, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ओके, जब हम इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इन दोनों का क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखो 7 का मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगा, तो 7 का मल्टीप्लाई जब हम इस वाली संख्या में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 या 21x - 7y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5x + 25y। ओके, अब देखो ये 21x है, ये कितना है, 5x। तो ये 5x को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, कितना बचा, 16x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 7x है, और ये कितना है, 25x। तो ये माइनस का इधर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32y। ओके, तो x/y कितना आ गया, 32/16। जब इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 2:1। x और y का कितना आ गया रेशियो, x/y हम क्या बोल सकते हैं, 1:2। ये आ गया। ओके, अब क्या करें हम, सिंपली ये जो दिया गया है ना हमको, इसमें x की जगह 1 पुट कर दो, y की जगह कितना पुट कर, सॉरी x का 2 है ना, तो 2:1 आएगा। 1 मिनट, कितना आ गया, 2:1। अब क्या करें, इसमें हम x की जगह 2 पुट कर देंगे, y की जगह 1 पुट कर देंगे। तो जब x की जगह 2 पुट करेंगे, यहाँ पर कितना दिया है, x + y रेशियो x - y ये दिया गया है। तो x की जगह कितना पुट कर दें, 2 पुट कर दें, और y की जगह 1 पुट कर दें। 2 + 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 2 - 1। ओके, ये बोलेंगे तो 3:1। 3:1 आपका आंसर आ जाएगा, 3:1। कौन सा ऑप्शन है, 3:1, सी ऑप्शन। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके,
अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि यदि एक धनराशि है वो 2 वर्ष में 12% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाती है, 2544 रुपये हो जाती है, और उसी दर से 2 वर्ष में जो साधारण ब्याज है वो कितनी हो जाएगी, ये पूछा है हमको। तो देखो हम क्या बोल सकते हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो पहले साल भी 12% की लगी होगी, और दूसरी बात 12% प्लस ये जो फर्स्ट ईयर में लगी होगी उसका भी कुछ परसेंट लगा होगा, ठीक है। अब हमको नहीं पता कितना परसेंट लगा होगा, वो हम निकालेंगे। देखो परसेंटेज का निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, अगर आपको 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है तो हम 1 साल की, जब 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है तो हम क्या बोल सकते हैं, ए प्लस ए इंटू ए डिवाइडेड बाई 100, ये ओवरऑल ब्याज आ जाती है 2 साल बाद। तो जब ए इंटू ए प्लस ए करेंगे तो 12 प्लस 12 कर लें, ओके, 12 प्लस 12 और मल्टीप्लाई बाई, सॉरी ओके, जब 12 प्लस 12 करेंगे तो हमने 12 प्लस 12 कर दिया, ओके। अब प्लस क्या करें, 12 इंटू 12, ए इंटू ए है ना, 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई कितना 100, तो 12 और 12 को ऐड करेंगे कितना हो गया 24, प्लस 12 12 कितना होता है 144, ओके। 144 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.44, ओके। अब जब 24 में हम 1.44 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 25.44, ओके। 25.44 की हमको वैल्यू दी गई है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में कितनी दी गई है 2544 दी गई है, तो 25.44 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 2544, ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हमको 2 साल की सिंपल इंटरेस्ट और मालूम पड़ जाए कितनी होगी, तो देखो जब 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितनी दी है 12, तो 2 साल में दूसरी साल में भी तो 12 ही लगेगी क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जो जितनी पहली साल में लग रही है उतनी ही दूसरी साल में लगेगी, उतनी ही तीसरी साल में, उतनी ही चौथी साल में, है ना। तो जो सिंपल इंटरेस्ट पहली साल में कितनी 12% है, तो दूसरी साल में भी 12% लगेगी, तो 12 पहली साल में 12 दूसरी साल में, 2 साल बाद ओवरऑल परसेंटेज कितनी हो गई 24। अब हम 25.44 की वैल्यू कितनी दी गई है, इतनी दी गई, तो हमको 24% की वैल्यू निकालनी थी कि 24% की वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि 25.44 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 2544, ओके। इसलिए किसकी 24 की वैल्यू निकालनी थी, तो देखो यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। अब ये 24 25 से 24 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो गया 2400, तो 2400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ओके। इसमें हमें सिंपली क्या याद रखना था कि आपको अगर ये पता हो ना कि 2 साल की अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद ही रखना पड़ेगा। क्या, ये बहुत ही आसान है, ए प्लस ए इंटू ए डिवाइडेड बाई कितना 100, ओके, ये अलग होता है। ये क्या आ जाता है 2 साल की ओवरऑल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाती है, ओके, क्या आ जाती है 2 साल की ओवरऑल कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज, और सिंपल इंटरेस्ट पहली साल में जितनी है उतनी दूसरी साल में लगेगी, उतनी तीसरी साल में, उतनी चौथी साल में, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि जो एक नाव है, हमको एक नाव दी गई है, वो नाव क्या है कि 3 घंटे में अगर धारा के साथ में चलती है, मतलब डाउन स्ट्रीम में, धारा के साथ का मतलब क्या होता है कि जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ नाव बहाएं हम, नाव जाए तो उसे क्या बोलता है कि वो 3 घंटे में 18 किलोमीटर चल देती है, मतलब x प्लस वाई, है ना। अगर हम x क्या बोल लें, x बोल लें कि ये क्या है बोट की चाल है, और y बोलें ये क्या है, ये स्ट्रीम है, ये स्टीम की चाल है, ठीक है। ये बोट की चाल है x और ये y क्या है स्टीम की चाल है। तो जब धारा की तरफ बहेगी तो x प्लस वाई हो जाता है, तो कि दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। जो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है तो कह रहा है कि जो 18 किलोमीटर है वो 3 घंटे में तय की जाती है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6। तो x प्लस वाई की जगह तो कितना आ गया, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 6। और जब बोलें कि जो शांत जल में है वो धारा की नाव की चाल कितनी है 5 है, मतलब x की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 5 दी गई है, कितनी दी गई है 5। शांत जल में नाव की चाल कितनी दी गई है 5 दी गई है, और एक्स प्लस वाई कितना है 6। तो हमको क्या बोला है, हमको धारा की गति पूछे, धारा की गति क्या होगी। तो हम ये वाला आसानी से कर सकते हैं ना, क्या कि अगर एक्स प्लस वाई इजकल टू 6 दिया गया है और जब आपको एक्स की वैल्यू 5 दिखाई दे रही है तो इसकी जगह आ जाएगा 1 आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर ये 5 पुट करेंगे तो 5 प्लस 1 इजकल टू, तो 6 होता है, सही बात है। तो बाई की वैल्यू क्या आ गई, बाई इजकल टू 1। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि हमको ये एक सीरीज दी गई है, इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है ना अगली प्लेस ये वाला, इसकी प्लेस पर बताना है कि इसकी प्लेस पर क्या आएगा। ठीक है, तो हम इसमें देखें इसमें सीरीज क्या लिखी गई है। अगर हम एक बार सीरीज लिखें तो देखो, अगर हम सीरीज ना लिखें, चलो हम इसी में समझा देते हैं। अगर हम इसी में समझाने के थोड़ा सा आपको प्रयत्न करें तो देखो क्या आपको मालूम पड़ेगा। अगर हम थोड़ा सा इसी को समझाएं तो देखो क्या देख सकते हैं हम। मैंने आपको बताया है और आज भी बता रहा हूँ कि अगर आपको हद से लंबी सीरीज दिखाई दे ना कि हाँ सर जी ये 4 5 6 7 8 6 7 8 से ज़्यादा लंबी सीरीज है, तो हम अल्टरनेट जाने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम केसेस में आपको अल्टरनेट जाने पर आपके आंसर्स मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो जब हम इसमें अल्टरनेट जाएंगे तो देखो अल्टरनेट जाने पर क्या है, इसमें देखिए तो क्या मिल रहा है, 2 चौको 8, 4 गुना मिल रहा है, 4 पंजे 20। इसमें क्या है 2 गुना मिल रहा है ना, सॉरी 4 गुना मिल रहा है मल्टीप्लाइड बाई 4। इसमें देखो तो मल्टीप्लाइड बाई 5 कर रहा है, और इसमें मल्टीप्लाइड बाई 6, 24 का 240 होता है मल्टीप्लाइड बाई 6। तो अगर हमको क्वेश्चन मार्क से आगे वाली संख्या चाहिए होती, अगर हमको बोलते हैं अगर हमको क्वेश्चन मार्क से आगे वाली संख्या चाहिए होती, ये वाली संख्या चाहिए होती तो मल्टीप्लाइड बाई 7 कर देते हम, इसका तो आपको आंसर आया था। बट हमको गलत जगह पर आ गया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से अगली वाली संख्या हम बता सकते हैं इसका इस वाले पैटर्न से। अगर हम ये वाला पैटर्न हटाएं और दूसरा वाला देखें तो देखो ये इस वाले पैटर्न से तो हमको कोई फायदा नहीं हुआ ही नहीं। ठीक है, अब हम क्या करें, दूसरा वाला पैटर्न देखें तो क्या दूसरा वाले पैटर्न में ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये, और 72 का रिलेशन हमको इससे बताना है कि 72 का रिलेशन इससे क्या होगा। तो इसमें देखें तो क्या बोल सकते हैं हम, 3 का 2 गुना 6 होता है, 3 दूनी 6, ओके, और 6 तिया 18। पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई, अब 4 का मल्टीप्लाई, 18 चौका 72, और अब आगे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। देखो पहले 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 3 का मल्टीप्लाई, फिर 4 का मल्टीप्लाई, आगे कितना 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करना था, 72 में सिंपली 5 का मल्टीप्लाई करना था। जब 72 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36। राइट आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, आपको सिंपली इसमें ये याद रखना था कि अगर आपको हद से लंबी सीरीज दिखाई नहीं तो आप मैक्सिमम केसेस में क्या अल्टरनेट जाने की कोशिश कीजिए, आपका 80% केसेस में आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या बताने की, गोले की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, तो क्या करें, देखो कोई एक बेलन है, ये मान लीजिए हमने क्या बना लिया, एक बेलन बना लिया। ओके, देखो मेरी आर्ट अच्छी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये हमने क्या बना लिया, एक बेलन। अब देखो जो बेलन है इसको पिघलाकर अगर हम एक गोला बना रहे हैं, अगर हम एक स्फीयर बना रहे हैं, तो जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही सेम वॉल्यूम इसका होगा, गोले का होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना, कि हम अगर इसको पिघलाकर ये बना रहे हैं तो जितना वॉल्यूम इतना उसका जितना वॉल्यूम क्या बोलते हैं सिलेंडर का होगा उतना वॉल्यूम ही गोले का होगा। तो अगर सिलेंडर का वॉल्यूम हमको मालूम पड़ जाए तो वही इक्वल टू हम इसका वॉल्यूम रख देंगे तो हमको आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालें तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू कितनी दी है आपको, पाई की पाई रख लेते हैं, आर स्क्वायर कितना दिया है 3 × 3, और एच की वैल्यू कितनी दी है 40। इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इसके स्पेयर के एरिया के बराबर, है ना, स्पेयर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। जब स्पेयर का वॉल्यूम निकालें तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू ये होता है। पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम जब 4 से इसको काटेंगे तो कितने बार गया 10 बार। अब यहाँ पर कितना आ गया 3 × 3 × 10 इक्वल टू कितना r³/3। अब 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 × 3 × 3 × 10 इक्वल टू कितना r³। अब देखो ये 3 r हैं, ठीक है, तो 3 का क्यूब √10 सेंटीमीटर, ये आ गई किसकी वैल्यू r की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। इसमें हमको सिंपल क्या करना था कि जब आपको ये मालूम पड़ गया कि कोई एक चीज से पिघलाकर हम उसको दूसरी चीज में बनाते हैं तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल रहता है हमेशा। तो अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए इसमें, और क्या स्पेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दोनों को कंपेयर कर दो, इक्वल टू रख लो, आपका आंसर आ जाएगा आर की वैल्यू। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि 1000 का 25% का 1% का 1% कितना होगा। ठीक है, तो का 1% का 1% का 1% का मतलब क्या होता है सक्सेसिव। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि 100 का 25% का 1% का 1% कितना होगा। तो 100 का 25% उसका भी 1% और उसका भी 1% कितना होगा ये पूछा है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है सक्सेसिव। तो सक्सेसिव
100 का 1000 का कितना पूछा है 25%, तो 25/100। इसका 1% तो 1/100। फिर इसका भी 1%, तो 1/100। बस ये सॉल्व करना था हमको। ओके, तो इसमें देखो 3 जीरो है, 2 जीरो तो इसका कट गया, 1 जीरो इसका कट गया। इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, 4 बार। ओके, और ये कितना आ गया 40, तो 1/40 आ गया। क्या करना था, सिंपली हमको 1/40 को सॉल्व करना था। तो जब 1/40 को सॉल्व करेंगे तो 1/40 को सॉल्व करने के क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो पॉइंट लगाएंगे, तो ठीक है यहाँ पर जीरो बढ़ा लेंगे, फिर भी भाग नहीं जा रहा तो जीरो, तो यहाँ पर भी जीरो बढ़ा लेंगे। अब कितना करेंगे 25 दूनी 50, सॉरी 80, 40 दूनी 80, ठीक है, और फिर भी एक जीरो बढ़ाएंगे, 40 दूनी 80, फिर 40 पंजे, इतना आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आप सॉल्व कर ही लेंगे आराम से, ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसी पर अगला क्वेश्चन देखें तो देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि एक दुकानदार ने 460 रुपए में एक सामान खरीदा और वह क्या करता है कि 8% की छूट देकर 12% का लाभ प्राप्त करता है। तो उसका अंकित मूल्य बताना है कि वो कितना अंकित मूल्य उस पर ऐड करेगा। तो देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 पर। आपको ये बात हर केस में याद रखनी है कि जहां कहीं भी आपको परसेंटेज दिखाई दे ना क्वेश्चन में, तो आपको और कुछ देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 पर। तो हम 100 के इधर उधर लेके चलेंगे आपकी, तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। देखो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 460 रुपए की कोई चीज सामान खरीदता है, उस पर क्या है 8% की छूट देता है और 12% का लाभ प्राप्त करता है। उसको कितना अंकित मूल्य करना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, क्या मानेंगे कि कोई चीज है वो कितने रुपए की खरीद रहा है, वो 100 की खरीद रहा है, या वो 8% की छूट देगा तो कितने पर बिकेगी, 100 में से 8 घटाने पड़ेंगे। ओके, जब 8% की छूट देगा तो कितने पर बिकेगी, 92% पर बिकेगी। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, 92% पर बिकेगी। अब क्या है, उसको जब 100 की चीज 12% के लाभ पर बेचेगा तो कितने की बिकेगी, 112% की बिकेगी। ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। जब ये बात समझ में आ रही है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो 92 की वैल्यू कितनी दी है हमको 460, तो वैल्यू किसकी पूछी है, मार्केट प्राइस मतलब 112 की वैल्यू पूछी है। तो बस कर दो सिंपली कि हमको 92 की वैल्यू कितनी दी गई है 460, तो कितने की 112 की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा था, ठीक है। तो इसमें क्या करें, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 चौका 8, ओके, और 2 छिंग 12, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, ये 46 है, ये 46, तो कितने बार 10 बार। 10 का जब हम 56 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 560। 560 कौन सा ऑप्शन है, यही ऑप्शन हो जाता है आपका 560, ठीक है। देख लो कितना ये क्वेश्चन था, बट आपको ये वाली चीज समझ में आ रही है ना, तो ही ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। जैसे आप सिर्फ परसेंटेज का मतलब 100 पर मान के चलिए कि जब परसेंटेज का मतलब 100 पर है, तो 100 पर कोई चीज हम 8% की छूट पर बेचेंगे तो कितने में बिकेगी, 92 पर बिकेगी। और 12% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने पर बिकेगी, 112% के पर बिकेगी। ओके, तो ये हमको 92 की वैल्यू दी गई थी 460, हमको 112 की वैल्यू निकालनी थी। तो जब 92 की वैल्यू 460 तो 112 की वैल्यू कितनी होगी 560, राइट आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार ने 10 रुपए में 7 पेन खरीदे और उन्हें 40% के लाभ पर बेचा। तो बताना है कि 10 रुपए में कितने पेन बेचेगा वो। देखो अगर हम ये बोलें, अगर हम पेन को हटा ही दें, ओके, इसमें क्या है कि जो 10 रुपए के उसने कितने पेन खरीदे हैं, 7 पेन खरीदे हैं, ठीक है। अब देखो 10 रुपए के 7 पेन खरीदे हैं उसने, फिर क्या हुआ कि इस पर क्या हुआ 40% का लाभ प्राप्त किया उसने। जब 40% का लाभ प्राप्त हुआ तो 10 की चीज पर अगर वो 40% का लाभ प्राप्त करेगा तो वो कितने में बिकेगी, 14 में बिकेगी। ये बात समझ में आ रही होगी। मतलब जो रुपए हैं, रुपए पर ही तो वो 40% का लाभ प्राप्त करेगा। जब रुपए पर 40% का लाभ प्राप्त करेगा तो हम ये बोल सकते हैं ना कि 100 पर तो कितने परसेंट का लाभ प्राप्त कर रहा है, 40 पर। ओके, 100 पर कितने का लाभ प्राप्त कर रहा है, 40 का, तो 10 पर कितने का करेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितने का करेगा, 4 पर। मतलब क्या है कि जब वो 10 रुपए की चीज खरीदी है उसने, अब वो बेचेगा कितने की, 14 रुपए की बेचेगा। 14 रुपए में कितने पेन बेचेगा, 7 पेन बेचेगा। जब 14 रुपए के वो 7 पेन बेच रहा है तो एक पेन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 रुपए। 2 रुपए में एक पेन बेचेगा। ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। अब वो बोल रहा है कि 10 रुपए में कितने पेन बेचे जाएंगे। तो जब 2 रुपए में एक पेन बेच रहा है, 2 रुपए में वो कितना एक पेन बेच रहा है, तो 10 रुपए में कितने पेन बेचेगा, ये 5 गुना हो गया, तो इधर भी 5 गुना हो जाएगा। कितने पेन बेचेगा, 5 पेन बेचेगा। और क्वेश्चन कर सकते थे आप उसको 5 सेकंड में।
10 सेकंड में मैक्स टू मैक्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बस आपको सिर्फ यही याद रहना चाहिए कि परसेंटेज का मतलब 100 पर होता है, आप सिंपली ये याद रखो ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी का मासिक वेतन का अनुपात कितना है? 2:3:5 है। यदि सी का वेतन ए के वेतन से 1200 रुपये अधिक है तो क्या बी का वेतन बताना है कि बी का वेतन क्या होगा। तो देखो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है? 2:3:5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो सी का वेतन है वो ए के वेतन से, सी का वेतन कितना है? 5 यूनिट, ए का वेतन कितना है? 2 यूनिट। जो सी का वेतन है वो दो के वेतन वो एक के वेतन से कितना है? 12 यूनिट आता है, सॉरी 1200 रुपये आता है। 1200 रुपये मतलब इसमें 3 यूनिट की वैल्यू, जो 3 यूनिट है वो 1200 के बराबर हो गई। मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1200। हमको बी का मान पूछा था कि बी का मान कितना होगा, तो लकीली बी की वैल्यू भी 3 यूनिट ही है। तो जब 3 यूनिट की 1200 है तो 1200 ही हो जाएगा। बी का आंसर कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि मैट को कितना लिखा गया है। देखो इसका जो कोड है वो कितना है? 14/22/7। कोड किसका पूछा है हमको? डैम का कोड पूछा है कि डैम का कोड क्या होगा, आप बता दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है। तो देखो इसमें अगर हम देखें तो एम की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है? 13। ई की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है? 5। और टी की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है? 20। 13 5 20, 13 5 20 आ ही नहीं रहा, कोई मतलब ही नहीं है हमको। मतलब इनका वैल्यू से तो कुछ बन ही नहीं रहा। जब वैल्यू से नहीं बन रहा तो क्या करें हम? अपोजिट करके देखें। अगर हम एम का अपोजिट लें तो क्या होता है? एन। ई का अपोजिट लें तो क्या होता है? ई। और टी का अपोजिट क्या होता है? जी, ठीक है। अगर हम एन की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है? 14। ई की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है? 22। और जी की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है? 7। मिल गया, सेम लिखा रहा, 14/22/7, 14/22/7 ये लिख गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करना पड़ेगा? पहले प्लेस वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो बाई की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है? W। बाई का अपोजिट अल्फाबेट कितना होता है? W। और ए का अपोजिट अल्फाबेट कितना होता है? Z। और एन का अपोजिट अल्फाबेट क्या होता है? M, ठीक है। अगर हम W की प्लेस वैल्यू देखो, अगर हम एन की प्लेस वैल्यू देखें तो एन की प्लेस वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है? 14। तो आपकी 14 से तो एंडिंग होनी ही है। इसमें 1 से एंडिंग है, इसमें 13 से एंडिंग है, और इसमें कितनी? 13 से एंडिंग है। सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें किससे एंडिंग थी? 14 से एंडिंग थी। तो आपका आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखें तो जेड की प्लेस वैल्यू कितनी थी? 26 होती है। W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 23। अब देखो ये अपोजिट आपको कैसे याद होंगे? दिक्कत यही तो आएगी ना आपको कि सर जी आपको तो अपोजिट याद थे, तो आपने बता दिया कि हाँ इसका अपोजिट ही है, अपोजिट की प्लेस वैल्यू ये होती है, तो आपको अपोजिट कैसे याद होंगे? तो देखो अपोजिट याद करने की सबसे शॉर्ट तरीका, ये वाला आंसर तो आपका आ गया ना, डी ऑप्शन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए क्या करें, अगर हम थोड़े टाइम के लिए इसको मिटा दें। जब इसको मिटाएं तो मैं सिर्फ आपको क्या इसके अपोजिट ही बताऊंगा कि इसके अपोजिट क्या होंगे, ठीक है। तो देखो एम का अपोजिट एन हम कैसे बता सकते हैं? एम का अपोजिट एन बताना होगा आपको कि एम का अपोजिट एन सर जी कैसे याद रखेंगे? तो देखो बचपन में सभी लोगों ने क्या मैन, ये सभी लोगों ने स्पेलिंग याद की होगी। तो एम का अपोजिट एन आप जिंदगी में नहीं भूल सकते, ठीक है। और ई का अपोजिट वी कैसे बताएंगे सर जी? चलो मैन का तो एम का अपोजिट एम तो बता दिया, वी का अपोजिट वी कैसे बताएंगे? तो देखो इसमें क्या है, ई वी ई आर एस टी एवरेस्ट वन चोटी होता है, सभी को पता होगा। ई का अपोजिट क्या होगा? हो गया वी, जिंदगी में नहीं भूलोगे आप, ठीक है। और जी का अपोजिट टी कैसे याद रखेंगे? देखो सबसे बड़ा रोड इंडिया में कौन सा है? जीटी रोड है ना, ओके। तो जी का अपोजिट क्या हो गया? टी। ये वाला भी आप नहीं भूलोगे। तो ये 3 तो आपको याद हो गए, ठीक है। अब बात आती है डैम की कि सर जी ये तो आपने बता दिया, इसमें देखें तो डी का अपोजिट हम कैसे याद रखेंगे? तो देखो डी का अपोजिट आपको बचपन में सभी को स्पेलिंग याद होगी, डी ओ डब्ल्यू एन, डाउन माने नीचे होता है। तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डब्ल्यू, ठीक है। अल्फाबेट्स जो ए बी सी डी होती है वो किससे होती है? ए टू जेड तक होती है। किससे होती है? ए से कितने तक होती है? जेड तक। तो ए का अपोजिट क्या हो गया? जेड, ये वाला भी नहीं भूलोगे। और एम का अपोजिट एन तो मैंने बता ही दिया था, मैन से, ओके। एम का अपोजिट एन हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो हमको क्या बताना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोले, देखो परसेंटेज का मतलब यहाँ पर भी है, तो हम बोले कि कोई चीज 100 थी, कितनी थी? 100 थी, कितनी हो गई है? 2 गुनी हो रही है ना, इसमें देखो 2 गुनी हो रही है। तो जब 100 थी, 100 का अगर हम 2 गुना करेंगे तो कितनी हो जाएगा? 200 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो एक बात याद करो आप कि अगर आपकी कोई चीज़ 100 है, 100 से कितनी हो गई, 200 हो गई, तो कितनी ऐड हुई होगी, 100 ही तो ऐड हुई होगी। 100 क्या बोल सकते हैं, मतलब 100 अगर मूलधन था तो कितना मिश्रधन कितना हो गया, 200, तो ये ब्याज ही तो रही 100, 100 ब्याज हुई हुई। ओके, तो ये क्या हो गई आपकी ब्याज, ये क्या हो गया मूलधन। ठीक है, और बस टाइम कितना दिया गया है अपने को 5 साल, कितना दिया गया है 5 साल। अब देखो आपको जब मूलधन मिल गया, ब्याज मिल गई, टाइम मिल गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बचपन में भी याद होगा, क्या होगा 100 इंटू साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितनी है 100 इंटू मूलधन इंटू समय। इससे ये कैंसिल, इससे काटेंगे तो कितना बार कटेगा 20 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 20%। कौन सा ऑप्शन है 20%, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो ये भी कितना इजी क्वेश्चन था आपका। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ते जाना है, जो क्वेश्चन में लिखा है ना बस वही करते जाना है। इसमें क्या था कि जब दोगुना कर रहा था तो अगर हमने कोई एक वैल्यू 100 ले ली तो जब उसका दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा 200। ठीक है, जब हम 100 मिश्रधन है, मिश्रधन में अगर हम 100 ब्याज ऐड करेंगे तभी तो 200 हो पाएगी वो चीज। जब वो 200 हो पाएगी तो हमको ब्याज भी मिल गई 100 रुपए, 100 मूलधन मिल गया, टर्म हमको दिया ही था 5 साल। तो बस क्या इस फॉर्मूले में ऐड कर दो, इम्प्लीफाई कर दो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 20% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। यदि आयत की लंबाई कितनी है 20 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 80 मीटर है, तो वर्ग की भुजा बतानी है कि वर्ग की भुजा क्या होगी। ओके, देखो अगर आयत के क्षेत्रफल की बात करें हम कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, और वर्ग के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजाएं होती है ना, जो भुजाएं, भुजा का स्क्वायर। ओके, ये बात समझ में आ रही होगी आपको क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो अगर हमको आयत की लेंथ इंटू ब्रेड्थ दी गई है ना कि आयत की लेंथ कितनी दी गई है 90 और ब्रेड्थ कितनी दी गई है 80, तो अगर हम आयत का परिमाप निकालें तो कितना 90 इंटू 80 कर सकते हैं। जब 90 इंटू 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7200 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो आयत का क्षेत्रफल है और वर्ग का क्षेत्रफल है वो दोनों समान है। मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि भुजा का स्क्वायर इक्वल टू भी तो यही हो जाएगा। अगर हम भुजा x ले लें तो x का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना हो गया। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसके फैक्टर करना पड़ेंगे। इसके फैक्टर कितने होंगे, बस इसके फैक्टर कर लो सिंपली। ठीक है, तो इसके फैक्टर मैं आपको करके बता रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट आप सीख तो जाएंगे। इसके फैक्टर करेंगे तो देखो, ओके 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे कितने बार 900 बार, फिर 2 से काटेंगे 45 बार, फिर 2 से काटेंगे तो कितने बार 225 बार। ओके, अब कितने से काटो, फिर 3 से काटेंगे तो 7 से 21, 5 15, फिर 3 से काटेंगे कितने बार जाएगा 25 बार। ओके, फिर 5 से काटेंगे तो कितने बार 5 बार, और फिर 5 से काटेंगे कितने बार 1 बार। अब सिंपली क्या करें हम इसमें पेयर बनाएं, तो देखो पेयर बनाएंगे तो एक पेयर तो ये बन गया 5 का, तो हमने क्या लिख लिया 5 मल्टीप्लाइड बाई एक पेयर ये 3 का बना मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर एक पेयर और 2 पेयर 2 दूनी 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। जब ये एक अकेला रह गया तो इसको रूट में कर दो √2। ठीक है, बस इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 5 दिया 15, 15 चौका 60, कितना आ गया 60 √2। राइट आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 60 √2। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो वर्ग है इसकी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 60 √2। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन कहता है एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है, तो बताना है कि यदि वर्तमान में इसकी कीमत कितनी है 50,000 रुपए है तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी होगी। ओके, देखो पहले वर्ष में मान लीजिए कितनी थी 100 थी उसकी कीमत, जब पहले वर्ष में 10% घटी है तो कितनी रह गई 90, है ना। जब पहले वर्ष में 10% घटी है तो कितनी रह गई 90, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका भी तो ये तो पहले साल की हो गई ना कि फर्स्ट साल में कितनी आ गई 90 आ गई, और दूसरे साल में भी तो 90 का 10% घटेगी, है ना। दूसरे साल में भी तो 90 का 10% घटेगी। अब देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 पर, तो हम अगर निकालें कि 90 पर कितनी घटी है तो हम बोल सकते हैं कि 100 पर तो कितनी घटी 10% घटी, तो 90 पर कितनी घटेगी 2 जीरो से 2 जीरो घट जाएंगे, कितनी घटी 9। ठीक है, तो 90 में से 9 घटाएंगे, यहाँ पर तो 10 ही घटाने पड़े थे क्योंकि 100% पर घटा रहे थे। इसमें जो 90 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 81। ओके,
अगर हमको 100 की, अब देखो 2 वर्ष पहले कितनी थी 100, 2 वर्ष पहले कितनी थी 5000, सॉरी 50,000, तो 100 की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं हम, 100 की वैल्यू कितनी है 50,000। किसकी वैल्यू बतानी है, 8100 की वैल्यू बतानी है, कि 2 वर्ष बाद ही तो पूछ रहा है, 8100 की वैल्यू बतानी है हमको। तो इसमें क्या करें हम कि 100 की वैल्यू तो आपको कितनी दी है 50,000 दी है, हमने लिख लिया कितनी 50,000, तो कितने की 81 की वैल्यू बतानी है। 81 की वैल्यू अभी देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40, कितने जीरो बचे थे 2 जीरो बचे थे, तो 2 जीरो लिख दो, 40,500 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2 वर्ष बाद जो मशीन की कीमत है वो कितनी रह जाएगी 40,500 रुपये रह जाएगी। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि इसका कोड हमको कितना दिया गया है, ये दिया गया है, तो ये का कोड बताना है कि इसका कोड क्या होगा। देखो EUE-TZ का कोड क्या दिया गया है, HSQJ दिया गया है, तो CXEUE का कोड बताना है कि CXEUE का कोड क्या होगा। तो अगर इसमें देखें हम तो इसमें क्या बोल सकते हैं, देखो E की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5 होती है, ओके, और H की प्लेस वैल्यू देखिए कितनी होती है, कितनी होती है H की प्लेस वैल्यू 8 होती है। तो इसमें कितने ऐड किए हैं, 3 ऐड किए हैं ना, ओके। तो पहली वाले में भी 3 ऐड कर दो। तो अगर सी की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है 3, 3 में कितने ऐड करें, 3 में अगर 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6, 6 की इसकी प्लेस वैल्यू होती है F की, मतलब आपका F से स्टार्ट हो रहा होगा, ये E से स्टार्ट है, तो ये वाला ऑप्शन आपका जिंदगी में नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम दूसरे को देखें तो देखो ई की प्लेस वैल्यू देखें तो ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 22, ठीक है। और एस की प्लेस वैल्यू देखें तो एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 3 माइनस कर दिया, इसमें तो 3 ऐड किया था पहले वाले केस में, दूसरे में क्या कर दिया है 3 माइनस कर दिया है इन्होंने। तो जब 3 माइनस कर दिया है तो यहाँ पर भी तो 3 माइनस करेंगे। अगर हम एक्स की प्लेस वैल्यू देखें तो एक्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है एक्स की प्लेस वैल्यू 24, ओके। तो यहाँ पर भी तो 3 माइनस करेगा, जब 24 में से 3 माइनस करे तो कितना आ जाता है 21, और 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है यू की, तो सेकंड प्लेस पर क्या आएगा यू आएगा। इसमें एस दे दिया था इसलिए ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, इसमें यू था इसमें यू था, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, सबसे लास्ट वाला डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, खैर अगर हम सबसे लास्ट वाला देखें तो देखो जी से क्या बनाया है, जे बनाया है, ओके। तो अगर जी की प्लेस वैल्यू देखें तो जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, जी की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है 7, ओके। और जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10। तो कितना ऐड किया है 3 ऐड किया है, जब 3 ऐड किया है तो इस केस में भी तो 3 ऐड करेगा, मतलब ई की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है 5, 5 में अगर 3 ऐड करें तो कितना आ जाएगा 8, ओके। और 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है एच की, तो लास्ट में क्या आना चाहिए एच, इसमें क्या दे दिया था जी, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका जिंदगी में नहीं हो सकता। राइट आंसर क्या आ गया, एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमको इसकी क्या बतानी है, मिरर इमेज बतानी है। जब मिरर कहाँ रखा गया है, ये रखा गया है, ठीक है। तो जब इसकी मिरर इमेज बनाए तो देखो ये वाली जो लाइन कुछ ऐसी दिखाई दे रही है आपको, तो इस मिरर में कुछ ऐसी लाइन होगी। अब ऐसी लाइन देखो, ये नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ यही एक ऑप्शन था जिसमें ऐसी लाइन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमको ये एक सीरीज दी, ये एक सीरीज थी, इस सीरीज में क्या किया कि इसकी प्लेस हटा दी, ये प्लेस हटा दी, ये प्लेस हटा दी, ये प्लेस हटा दी, ओके। ये 4 प्लेस हटा दी। अब हमको फिल करना है कि इस प्लेस पर क्या क्या होगा। तो अगर क्या करें, अगर मैं एक बार इस प्लेस को लिख दे, देखो इसकी बहुत ही आसान सी ट्रिक बताऊंगा, आप कभी जिंदगी में कभी मत नहीं खाएंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले जितनी प्लेसेस है ना, हम उन प्लेसेस को काउंट कर लेते हैं। जब इनको काउंट करें तो कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गई। 12 के अगर हम फैक्टर बनाना तो क्या बन सकते हैं 4 इंटू 3, और एक और फैक्टर बनाना तो 3 इंटू 4, ये बन सकते हैं। मतलब क्या है कि 4 4 के 3 पार्ट इसमें से कर लो, या फिर 3 3 के 4 पार्ट कर लो। तो पहले क्या करते हैं, हम बड़े करते हैं, मतलब 4 4 के 3 पार्ट करेंगे। तो जब 4 4 के 3 पार्ट करेंगे तो देखो एक पार्ट तो ये हुआ 1 2 3 4, इसमें देखें तो 1 2 3 4, एक पार्ट ये हो गया और बची एक पार्ट ये, ठीक है। अब देखो क्या हमको सेम लग रहा है, बी से इसमें स्टार्टिंग है, बी से स्टार्टिंग है, इसमें स्टार्टिंग है, बी से इसमें भी स्टार्टिंग है, इसमें सेकंड प्लेस पर ए है, इसमें भी सेकंड प्लेस पर ए है, ये ब्लैंक है तो इसमें सेकंड प्लेस पर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें थर्ड प्लेस पर देखें तो कुछ नहीं है, इसमें थर्ड प्लेस पर क्या है बी, तो यहाँ पर बी आ गया, इसमें थर्ड प्लेस पर बी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें लास्ट में सी है, इसमें लास्ट में सी कर दो, इसमें लास्ट में सी कर दो, ओके। अब एक बार देख लो क्या तीनों में सेम सिक्वेंस आया है, देखते हैं।
बी ए बी सी सही है, बी ए बी सी, ये भी सही है, बी ए बी सी, मतलब तीनों में बी ए बी सी, बी ए बी सी, बी ए बी सी पुट करना था, सिंपली आ गया। अब देखो क्या क्या हमने पुट किया है, बी, फिर यहाँ पर क्या किया है ए, यहाँ पर क्या किया है सी, सॉरी हाँ, और यहाँ पर क्या किया है सी, मतलब बी ए सी सी, बी ए सी सी, बी ए सी सी, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एल एम एन ओ को हमने क्या लिखा गया है, देखो अगर हम यहाँ पर लिखे हैं कि एल एम एन ओ, इसका कोड कितना है, एम एन ओ पी दिया गया है आपको। ठीक है, और हमको कोड किसका पूछा है, एस टी यू डी इसका कोड पूछा है कि इसका कोड क्या होगा। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन तो रीजनिंग का बन ही नहीं सकता। इसमें क्या किया है देखो, अगर हम एल में एक ऐड कर दे तो एम, एम में एक ऐड कर दे तो एन, एन में एक ऐड कर दे तो ओ, और ओ में एक ऐड कर दे तो क्या पी, एस में एक ऐड करेंगे तो टी, टी में एक ऐड करेंगे तो यू। स्टार्टिंग किससे होगी, एस से, सभी ऑप्शंस में स्टार्टिंग है, सेकंड प्लेस पर क्या आएगा, यू आएगा सेकंड प्लेस पर। इसमें क्या है टी, तो ये वाला नहीं हो सकता। यू में अगर एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा उई, थर्ड प्लेस पर क्या आना चाहिए उई, इसमें थर्ड प्लेस पर ई दे दिया था, ये नहीं होगा, थर्ड में उई दिया है। डी में एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा ई, लास्ट में क्या आना चाहिए ई, इसमें क्या दे दिया डब्ल्यू, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, होगा। ओके, तो फिर ठीक है, हम आज की क्लास यहीं रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से समझ में आए होंगे। ठीक है, बट आपको फिर भी कहीं क्वेश्चन में डाउट है ना, कि लग रहा है कि सर आपने ये क्वेश्चन गलत बता दिया है या फिर आपको समझ में नहीं आया है, तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी डाउट्स और जो भी क्वेरीज हो ना, उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बाय।